हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परासरण। प्यारे बच्चों देखिए, मैं आज पहले इसके लेक्चर में मैं आप लोगों को हिमांक में औनमन पढ़ा दिया था प्यारे बच्चों, और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को परासरण। परासरण फिर परासरण दाब क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम चर्चा करते हैं परासरण क्या है, इन परासरण के बारे में समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न कीजिए, परासरण समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, परासरण परासरण होता क्या चीज है, तो आप लोग ध्यान से देखेगा परासरण प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिए परासरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देखिए दो विलयन आपके पास है। अब क्या काम करेंगे, एक होता है प्यारे बच्चों तनु विलयन, अब एक होता है प्यारे बच्चों सांद्र विलयन। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक तनु विलयन होता है और एक सांद्र विलयन होता है। अब क्या काम करेंगे इन, अब एक तनु विलयन एक सांद्र विलयन का मतलब क्या है। तनु विलयन का मतलब प्यारे बच्चों विलेय की मात्रा अधिक होती है। तनु विलयन है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें विलेय की मात्रा कम है प्यारे बच्चों। तनु विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। आप यदि चीनी और पानी का घोल बनाएंगे और चाहते हो गाढ़ा कम हो, तो उसमें चीनी कम डालिए, तो गाढ़ा कम होगा, पतला होगा, तन हो जाएगा। या पानी उसमें डाल ज्यादा डाल दीजिए तो यह है विलायक। विलायक की मात्रा क्या होगी प्यारे बच्चों, अधिक होगी, अधिक। यदि बात करेंगे सांद्र में, तो सांद्र में प्यारे बच्चों विलेय की मात्रा जो होगी, विलेय की मात्रा जो होगी अधिक होगी, और विलयन की जो विलायक होगा प्यारे बच्चों उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब आपसे पूछा जाएगा अर्धपराग में मतलब कि तनु विलयन सांद्र विलयन हो गया प्यारे बच्चों। अब आपको पता चल गया तनु विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा किसकी मात्रा कम, सांद्र विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा किसकी कम हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे जैसे अर्धपारगम झिल्ली। तो आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होता है जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं, विलेय परंतु विलेय के कण आर पार नहीं जाते। मतलब जो झिल्ली विलायक के कणों को आने देगा जाने देगा वो अर्धपारगम झिल्ली होगा। ठीक है बच्चों, तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, जो विलायक के कणों को आने जाने दे प्यारे बच्चों वो अर्धपारगम झिल्ली है। तो चलिए देखिए इन दोनों विलयनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों विलयनों को क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, जोड़ दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इन दोनों विलयनों को जोड़ दिए प्यारे बच्चों, और जोड़ने के बाद एक यहाँ पर झिल्ली लगा दिए।
अर्धपारगम्य, मिस्टेक है क्या कहीं पर? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बच्चों ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पर हम दोनों विलयनों को जब जोड़े हैं तो उनके बीच में क्या लगा दिए? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। झिल्ली। तो आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? तो जो सिर्फ विलायक के कणों को आर पार जाने दे वो होता है अर्धपारगम झिल्ली। और प्यारे बच्चों आप लोगों को एक चीज समझ में आया कि तनु विलयन सांद्र विलयन क्या है? हम क्या करेंगे? एक तनु विलयन लेंगे, एक सांद्र विलयन लेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उनके बीच में लगा देंगे क्या? अर्धपारगम झिल्ली। अब प्यारे बच्चों जब अर्धपारगम झिल्ली आप लगा देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ऐसे विलायक के कण सब आएंगे, विलायक के कण सब आएंगे, लेकिन ये अर्धपारगम जो झिल्ली है इधर से देखिए ऐसे सब आने लगेंगे इस तरह से। जब इस अर्धपारगम झिल्ली के पास आएंगे तो सिर्फ ये अर्धपारगम झिल्ली किसको एंट्री देगा? विलायक के कण को। किसको एंट्री देगा बच्चों? विलायक के कण को। और विलायक यहाँ तो विलायक भी दोनों आएंगे, यहाँ दोनों को कण इसके पास आएंगे, लेकिन वो किसको मतलब कि जाने देगा? सिर्फ विलायक के कण को, विलय के कण को आने जाने नहीं देगा। अब विलायक कण को एक बार अब समझ लीजिए, दिमाग में आपको आ गया था बच्चों कि सिर्फ विलायक के कण को जाने देगा। तो अब देखिए विलायक के कण किधर से जाएंगे? विलायक के कण कहां से कहां जा सकते हैं? इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे। आपको पता है किसी चीज का प्रवाह हाई से लो होता है, चाहे वो ज्ञान का हो चाहे जल का प्रवाह हो, किसी भी चीज का यदि प्रवाह होगा पहले तो हाई से कहां होगा? लो की तरफ होगा। तो देखिए हाई से लो क्या है? जिसमें ज्यादा मात्रा होगा उधर से लो की तरफ प्रवाहित होगा। तो देखिए इसमें विलायक के कण सिर्फ जाएंगे, कंफर्म हो गया। तो विलायक किसमें ज्यादा है? आप देखेंगे इधर विलायक की मात्रा ज्यादा है, इधर विलायक की मात्रा कम है। तो विलायक के कणों का आगमन इधर होगा ना, ऐसे विलायक के कण इधर जाएंगे। विलायक के कण किधर जाएंगे बच्चों? इधर जाएंगे। तो विलायक के कण कहां से कहां जा रहे हैं? तनु से कहां जा रहे हैं? सांद्र की तरफ। विलायक के कण कहां जा रहे हैं प्यारे बच्चों? तनु से सांद्र विलयन की तरफ जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए परासरण क्या है तो बोलेंगे, मतलब कि आप बोलेंगे प्यारे बच्चों कि तनु विलयन से जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का स्वतः प्रवाह होना ही, विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? परासरण कहलाता है। इसको तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं कि आपको करना पड़ रहा है भैया कि इसको दाग लगा रहे हैं या इसको कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोसेस तो है नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आपसे बोला जाए परासरण क्या है तो क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे प्यारे बच्चों जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपसे बोला जाए तनु विलयन की परिभाषा क्या बताइए? तो चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूं प्यारे बच्चों, लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा परासरण का। जब जब तनु विलयन से, जब विलायक के कणों का लिख दीजिएगा, जब विलायक कणों का प्रवाह, जब विलायक के कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर
जब विलय के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जब विलय के कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः होता है तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं पहले तो, जब विलय के कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः होता है तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं पहले तो, जब विलय के कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः होता है तो उसे परासरण कहते हैं। स्वतः होता है तो उसे क्या कहते हैं परासरण, परासरण कहते हैं। याद बोलेंगे, जब विलय के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। तो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे याद कर लीजिए। तो आपको समझ में, जब विलय के कणों का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः होता है, ये भी बोल सकते हैं। स्वतः होता है तो उसे क्या कहते हैं परासरण कहते हैं। आप लोगों को समझ में परासरण क्या है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट, अब देखेंगे परासरण के प्रकार पैरेचो। परासरण के प्रकार, आपसे पूछा जाएगा परासरण के प्रकार। तो परासरण निम्न दो प्रकार के होते हैं पैरेचो। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। एक होता है बाह्य परासरण, और एक होता है पैरेचो अंतः परासरण। अंतः परासरण, तो इन दोनों को ध्यान दीजिए। क्या इसमें क्या ध्यान देना है पैरेचो? एक होता है बाह्य परासरण और एक होता है अंतः परासरण। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग। अब क्या है पैरेचो, ये आपके जल हैं। तो जल, इसमें ये तनु विलयन है पैरेचो, तनु विलयन है, तनु विलयन के रूप में है। तनु विलयन के अर्थात आप बोल सकते हैं इसमें जल है। अब जल है तो पैरेचो इसमें विलय की कणों की संख्या बहुत नामात्र में है, ना भी है। तो आप देख रहे हैं कि जब इसमें विलय की मात्रा बहुत कम है तो सांद्र होगा नहीं, तनु ही होगा। आप इस जल में क्या डालना है पैरेचो? इस जल में किशमिश को डालने हैं। किसको डालने हैं पैरेचो? किशमिश को। अब किशमिश को जब इस जल में डालेंगे तो जल के जो अणु हैं इस किशमिश के अंदर ऐसे जाने लगेंगे। पहले तो इसे पिचका रहता है, पहले तो पिचका रहता है इस तरह से। देखिए थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए। ऐसे पिचका रहता है पैरेचो। अब क्या काम करेंगे, जैसे इसको जल में डालेंगे तो जल के जो अणु हैं इसके अंदर जाने लगेंगे इस तरह से। जब जल के अणु इसके अंदर जाने लगेंगे तो ये फूल जाएगा पैरेचो, इस तरह से हो जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं। और इसको देखिए, अब क्या काम कीजिए, चीनी और पानी का घोल ले लीजिए और गाढ़ा होना चाहिए पैरेचो। चीनी और पानी का घोल ले लीजिए प्लस जल, ये चीनी प्लस जल का विलयन है। अब ये गाढ़ा है पैरेचो, अब गाढ़ा होना चाहिए। इसमें डालिए अंगूर को। अंगूर इस तरह से रहता है, वो तो चिपका, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, वो आपका दबा हुआ तो रहेगा नहीं मतलब। और उसमें क्या काम करेंगे, जैसे ही उस अंगूर को इसमें डालेंगे तो जैसे ही अंगूर को इस चीनी और जल के विलयन में डालेंगे
तो अंगूर के मतलब इसके अंदर से जितने भी विलायक के कण होंगे सब कहाँ निकलने लगेंगे? बाहर। अब जब ये बाहर निकलेगा मेरे चौथे ही पिचक जाएगा। देखिए इस तरह से पिचक गया। पहले तो ये फुला था, जब इसके अंदर से जल के जब चीनी और पानी के विलयन में डाला गया तो पिचक गया। पहले पिचका था, जब इसको जल में डाला गया तो फूल गया प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जो इस अंगूर के जो अंदर जो विलायक हैं वो कहाँ निकल गए? बाहर। और यहाँ देख रहे हैं जो इस किशमिश है इसके अंदर जल के अणु कहाँ जाने लगे हैं? अंदर। तो आप देख रहे हैं इसके विलायक के कण बाहर निकल रहे हैं और इसमें विलायक के कण कहाँ जा रहे हैं? अंदर। तो अंतःपरासरण हो गया, क्या हो गया बच्चों? बाह्य परासरण। आपसे पूछा जाएगा बाह्य परासरण क्या है, तो बोलेंगे जब विलायक के कणों का मतलब जब विलायक के कणों का स्वतः मतलब जब विलायक के कण स्वतः बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं। स्वतः कहाँ? बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं। और ये क्या होगा? जब विलायक के कण स्वतः कहाँ प्रवाहित होते हैं? अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा बाह्य परासरण क्या है, तो बोलेंगे जब विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली से, इससे भाई जो अंगूर का लेयर होता है अर्ध पारगम झिल्ली का, ऊपर का जो लेयर होता है अर्ध पारगम झिल्ली का, वो भी काम करता है। इसमें भी लेयर होता है, वो भी अर्ध पारगम झिल्ली का कार्य करता है। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों की जो अंगूर के अंदर जो विलायक है वो कहाँ निकल गए हैं? बाहर। तो आपसे पूछा जाएगा बाह्य परासरण क्या है, तो बोलेंगे जब अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक के कणों का स्वतः बाहर की ओर प्रवाहित होता है या स्वतः बाहर की ओर निकलते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य परासरण। जब विलायक के कणों का अर्ध पारगम झिल्ली से होकर जब विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर बाहर की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। अंतःपरासरण क्या होगा बच्चों? जब विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर स्वतः अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे कहते हैं अंतःपरासरण। बाह्य परासरण क्या होगा बच्चों? बोलेंगे जब विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं, स्वतः बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अंतःपरासरण क्या है बोलेंगे जब विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अंतःपरासरण कहते हैं। अंतःपरासरण कहते हैं।
समझ में आया प्यारे बच्चों? आपसे पूछा जाएगा पराशर के प्रकार बताइए, तो बाह्य पराशर, अंतःपराशर, ये चीज आपको समझ में आया तो आप लोग क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं आप लोगों से प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। अब थोड़ा से जानेंगे प्यारे बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा पराशरण और विसरण में अंतर बताइए। पराशरण और विसरण। पराशरण तो आप पढ़ चुके होंगे। विसरण क्या? विसरण का मतलब बिखरना। विसरण का मतलब क्या है बच्चों? बिखरना। जैसे आप क्या काम कीजिए, आप अपने रूम में कहीं एक किनारे पे जाइए, कोने पर आप सेंट जो होता है उसे स्प्रे कर दीजिए किसी एक पॉइंट पर, किनारे पे जाके। आप सोचेंगे इस जगह आप स्प्रे करेंगे, तो वहीं एक जगह स्प्रे करने के बाद धीरे 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 देखेंगे वो सभी जगह फैलने लगता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, जहां आप स्प्रे कर रहे होंगे पहले तो वहां पर मात्रा तो पहले ज्यादा निकला होगा, और वो धीरे धीरे ज्यादा से कहाँ जाने लगा है, कम की तरफ। जहां आप स्प्रे किए होंगे वहां ज्यादा मात्रा होगा, और उसके अपेक्षा और कहीं पर होगा नहीं उसकी मात्रा, जहां आप स्प्रे करें बस वहीं पर रहेगा, उसकी मात्रा वहां ज्यादा रहेगी। तो आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात देखेंगे पूरे रूम में जो रूम स्प्रे होता है पूरे रूम में फैल जाएगा आपका, और वो जो रूम स्प्रे होगा पूरे रूम में फैल जाएगा। तो आप देख रहे हैं जहां आप पहले शुरुआत किए तो वहां ज्यादा था, धीरे धीरे पूरे रूम में फैल गया। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो जब अब आप अगरबत्ती जलाएंगे तो देखेंगे जब धुआं निकलता है तो धुआं वहां जहां निकलेगा उसकी मात्रा वहां ज्यादा होती है, और वहीं धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है पैरेचो, सुगंधित हो जाता है वो। तो वो आपका होता है विसरण। क्या होता है पैरेचो? विसरण। विसरण में देख रहे होंगे कि मतलब जो विलयन का जो प्रवाह, विलायक के कणों का जो भी चीज इसमें प्रवाह हो रहा है, वो विलयन कहाँ से कहाँ हो रहा है? सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। इसमें क्या होता है? सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। उसमें क्या होता है? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। इसमें आप देख रहे होंगे सिर्फ विलायक के कण आस पार जाते हैं, सिर्फ विलायक के कण गमन करते हैं। आप इसमें देखेंगे विलेय और विलायक दोनों के कण गमन करते हैं। क्यों? दोनों के कण गमन करते हैं पैरेचो, ठीक है। इसको होने के लिए अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको होने के लिए अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती पैरेचो। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो चलिए देखिए पराशरण के हाथ बोलेंगे। इसकी प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। और इसमें क्या लेंगे? इसकी प्रक्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। तनु विलयन की ओर होता है, मतलब इसमें यह प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, और प्रक्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। और पहले जो आगे देखें, इसमें सिर्फ विलायक के कण गति करते हैं, परंतु इसमें क्या होगा? इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं। इनमें दोनों के कण गति करते हैं प्यारे बच्चों। और बताइए इसको होने के लिए क्या चाहिए? अर्ध पारगम्य झिल्ली लिखेंगे। इसमें
अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग नहीं होता। ठीक, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग नहीं होता। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। आप देख रहे होंगे उसमें सिर्फ विलायक कण गति करते हैं, इसमें विलेय और विलायक दोनों कण गति करते हैं। उसमें होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसकी प्रक्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। इसकी प्रक्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। तो आपको लोगों को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों परासरण क्या है और परासरण और विसरण में अंतर क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये है परासरण तथा विसरण में अंतर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया कि भाई परासरण और विसरण में अंतर क्या है। तो ये आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, परासरण और विसरण में अंतर। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। आगे परासरण विसरण हो गया, तो आगे ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली अभी मैं बताया कि वह झिल्ली जिससे जो सिर्फ विलायक के कणों को आर पार जाने देता है उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं परंतु विलेय के कण आर पार नहीं जाते, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बोलेंगे वह झिल्ली जिससे सिर्फ वह झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं परंतु विलेय के कण नहीं जाते हैं उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली बताइए, तो वह झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं परंतु विलेय के कण आर पार नहीं जाते हैं या विलेय के कण नहीं जाते, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल बताइए, जैसे अंडे का आमाशय, अरे सॉरी अंडे का जो होता है प्यारे बच्चों आवरण, अंडे का जो होता है आवरण ऊपर का जो होता है लेयर वही होता है प्यारे बच्चों, वो किसका काम करता है अर्धपारगम्य झिल्ली का। दूसरा
अब जो अंगूर होता है उसका आवरण, अंगूर अंगूर का आवरण, और होता है बच्चों बकरे का आमाशय। बकरे का अमाशय, ठीक। ये होते हैं प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली के प्रकार। और जैसे प्राक ये तो कृत्रिम है जो भगवान द्वारा बनाया गया है। अब देखिए मानव द्वारा निर्मित क्या है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम एक होता है कैल्शियम फास्फेट, एक होता है और एक होता है कापर। कापर फेरो साइनाइड, ठीक मेरे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। वह झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार जाते हैं परंतु विलेय कण नहीं जाते हैं, विलेय के कण नहीं जाते, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे का आवरण, अंगूर का आवरण, बकरे का आमाशय, कैल्शियम फास्फेट, कापर फेरोसाइनाइड। ये तो है आपके, ये आपको प्यारे जो ये मिलेंगे आपको प्राकृतिक में, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, और ये है आपका कृत्रिम मानव द्वारा जो निर्मित होता है। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों कि आप अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, सब चीजें, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट